आदाब, नमस्कार। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आप देख रहे हैं हमारी आवाज। साल 2017 बीत रहा है और हर तरफ 2018 के आगाज के जश्न की तैयारियां चल रही हैं। गुजरे साल में कई ऐसे वाकयात पेश आए जिनका हमारे मुल्क में सियासी और समाजी एतबार से काफी असर रहा। खासतौर पर इन सब मुद्दों को लेकर अक़लियती समाज के लोगों में एक अजब सी बेचैनी दिखी, क्योंकि मीडिया में लगातार इन मामलों को जमकर उछाला गया। क्या क्या रहे ये मुद्दे और क्या हुआ इनका असर, आज हमारी आवाज में बात होगी इसी पर। वक्त कभी नहीं थमता, वो गुजरता है और अपने पीछे छोड़ जाता है कुछ ऐसी यादें जो जहनों में जिंदा तस्वीर की तरह रहती हैं। साल 2017 भी गुजर गया, लेकिन देश दुनिया में कई ऐसे वाकयात इस गुजरे साल में हुए जिनकी चर्चाएं साल के आखिर तक होती रही। हमारे मुल्क में भी अक़लियती तबके से जुड़े कई ऐसे मसले लगातार गूंजते रहे, बल्कि मुल्क की सियासत पर भी इनका गहरा असर दिखा। गौहत्या के नाम पर कत्ल का मुद्दा साल भर गरमाता रहा। – 2017 में बार बार गाय के नाम पर होने वाले कत्ल को लेकर खबरें आती रही। झारखंड से लेकर राजस्थान और हरियाणा, इन तमाम सूबों से जब जब भी गाय के नाम पर होने वाले कत्ल की खबरें आई, सामाजिक माहौल भी बिगड़ता चला गया। उमर से लेकर पहलू खान तक बार बार दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आती रहीं। सरकार कहती रही कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है जो गाय के नाम पर इंसान का खून बहा रहे हैं, लेकिन साल के आखिर तक आते आते अलवर के विधायक का बयान आ गया कि जो गाय की तस्करी करेगा ऐसे ही मारा जाएगा। तस्करी हो, गो हत्या हो, तो उसके लिए देश का कानून है और मेरे हिसाब से कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उस पर जो तस्करी अनाधिकृत रूप से या फिर गो हत्या करे। परंतु ये अधिकार भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी को नहीं मिल जाता कि वो कहते हैं कि हम हत्या करेंगे। उसकी हत्या नहीं कर सकते आप। अगर कोई अपराध कर रहा है तो उसको पुलिस को बताइए। इस देश में न्यायालय है, न्यायालय देखेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, आप झूठा आरोप लगा रहे हैं कि सच आरोप लगा रहे हैं, और आप सीधे ये कह दें कि उसकी हत्या कर दी जानी चाहिए। यानी आप किसी की हत्या कर देंगे, वो तस्कर है या नहीं है, उसकी नीयत और नीयत क्या है। तो मैं समझता हूँ इनके खिलाफ, विधायक जी के खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। घृणा फैलाने के लिए, धमकी देने के लिए उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। गाय मतलब हम लोग के घर के आसपास रहती है तो हम लोग छूते भी डरते। पहले रोटी वोटी दे दिया था, आसानी से दे दिया था, लेकिन अब ऐसा इशू बन गया है कि गाय को छेड़ते भी डर लगता है। और जैसे बहुत सारे देखिए मॉब लिंचिंग के केसेस आए हैं, उसमें लोगों को मार दिया जा रहा है। तो एक नफरत की राजनीति जो फैलाई जा रही है वो किसी भी मतलब देश के लिए नहीं अच्छी है। जहाँ पे भी आप अगर नफरत फैलाएंगे तो लोगों में आपसी बंटवारे होने लगेंगे। और हम लोग की यही मिशन है कि हम लोग आपस में एक दूसरे को जोड़ें और मोहब्बत से इसमें मतलब जो इन लोग की कोशिश है उसको नाकाम करें। लव जिहाद को लेकर मचता रहा बवाल। – 2017 में कोई ही ऐसा महीना रहा होगा जब लव जिहाद के मुद्दे पर किसी न किसी शहर में बवाल ना मचा हो। सोशल मीडिया से लेकर देश की मेनस्ट्रीम मीडिया तक सभी जगहों पर इन मुद्दों को लेकर बहस होती रही और कई जगहों पर शादी के मसले को लेकर जमकर विवाद भी हुआ। सबसे ज्यादा चर्चित केरल में हादिया के कथित लव जिहाद का मुद्दा रहा, जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इस मामले में कोर्ट ने एनआईए जांच के आदेश भी दिए। हालांकि बाद में कोर्ट में हादिया ने अपने पति के पास जाने की ही बात कही। यही नहीं, लव जिहाद का नाम लेकर राजस्थान के राजसमंद में अफराजुल नाम के जिस शख्स की बेरहमी से हत्या की गई, उसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। हालात यहाँ तक खराब हो गए कि गाजियाबाद में पढ़ी लिखी फैमिली की शादी में रुकावट करने तक लोग पहुँच गए और घर वालों की मर्जी से शादी करने वाले जोड़े को भी लव जिहाद बता दिया गया। लव जिहाद के नाम पर होने वाली नाहिंसा रुकी और नाहिंसा करने वालों के खिलाफ कोई ज्यादा बड़ा एक्शन हो पाया।
have converted on my own. I have married on my own, and I want my freedom. And she's a 26-year-old girl. She is a grown-up girl. She's a doctor also. So naturally, people are understanding that this is her own private affair. The communal issue is not primary in this. Nobody has forced her. So I think the coverage is rather what is called balanced nowadays. It was not like that in the earlier. अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आपको कमज़ोर हिस्से को पकड़ना पड़ता है, उस हिस्से को दबाना पड़ता है जो चीखेगा। तो इसलिए हम उन चीज़ों को लेके आए, कभी लव जिहाद ले आए, कभी गौकशी को ले आए, कभी मदारिस को ले आए, यानी लोगों की आदमी तवज्जोही के लिए। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ मुसलमान और हिंदुओं का मामला नहीं है, बल्कि इससे जमहूरी अक़दार कमज़ोर हुई हैं, पार्लिमानी निज़ाम कमज़ोर हुआ है, और ख़ुद वज़ारत उज़्मा पे बैठ का जो अहदा है उसकी हुर्मत जो है वो कहीं ना कहीं मुतासिर हुई। अयोध्या मामले पर गरमाती रही राजनीति। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद मामले को लेकर वक्त वक्त पर सियासत 2017 में भी गरमाती रही। पूरा साल गुजर गया, अलग अलग संगठन कई तरह के दावे करते रहे। मंदिर बनाने की तारीख से लेकर दूसरे मामलों तक लगातार बयानबाजियों का दौर जारी रहा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई तो कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कह दिया कि 2019 के आम चुनाव तक इसको टाल दिया जाए। सिब्बल के इस बयान पर सियासी हंगामा मच गया, लेकिन मामले की तारीख कोर्ट ने 2018 में दे दी। हर साल की तरह 2017 भी गुजर गया और अयोध्या के नाम पर सेके जाने वाली रोटियां राजनेताओं ने खूब सेकी। लेकिन मसले का हल 2017 में भी नहीं निकल पाया। ज़मीन का मामला नहीं है, ज़मीन के टुकड़े का मामला नहीं है। ज़मीन के टुकड़े की बात होती तो इस देश में 30,000 मंदिरों को ध्वस्त किया गया है। अगर ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ रहे होते तो 30,000 मंदिरों की भी लड़ाई लड़ रहे होते। हम श्री राम जन्मभूमि की लड़ाई नहीं लड़ रहे होते। हम श्री राम जन्मभूमि की लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि भगवान राम हिंदू समाज की आस्था का केंद्र हैं। और आप कल्पना करिए कि भगवान राम केवल भारत में केवल उनके आस्थावान लोग नहीं हैं, दुनिया के बहुत सारे देशों में, इवन मुस्लिम देशों में भी भगवान राम की आस्थाओं पर लोग जय जयकार करते हैं। लोग ये चाहते हैं कि फैसला कोर्ट के माध्यम से हो, सबूत के आधार से हो और फैसला जल्द हो, और कानून व्यवस्था को देखते हुए, हिंदू मुसलमान को देखते हुए सबूतों के आधार पर फैसला होना चाहिए। हमको भी ये उम्मीद लगी है कि मस्जिद थी वहाँ, तो फैसला सबूतों के आधार पर होना चाहिए। मीट पर पाबंदी से मची रही हलचल। उत्तर प्रदेश में जैसे ही योगी हुकूमत सत्ता में आई तो गोश्त के शौकीनों की शामत भी आती दिखी। गोश्त कारोबारियों के खिलाफ पूरे यूपी में अभियान चलाया गया और सरकार ने ऐलान कर दिया कि जो नियमों के खिलाफ जाकर मीट की दुकानें चला रहे हैं उन्हें दुकानें बंद करनी होगी। हालांकि धीरे धीरे माहौल शांत हुआ और गैर लाइसेंसी दुकानों को लाइसेंस दिए गए। 2017 बीतते बीतते न सिर्फ गोश्त कारोबारियों की दुकानें पर्दे में आ गई, बल्कि साफ सफाई भी ज्यादा दिखी और अब यूपी के ज्यादातर शहरों में मीट बिक भी रहा है। 2017 में राजनीति ऐसे मुद्दों को जनता के बीच रखती रही जिनका उनकी जिंदगी पर सकारात्मक असर ज्यादा नहीं दिखा। हालांकि ये तमाम मुद्दे मीडिया में बहस का मौजू ज़रूर बनते रहे, लेकिन इन तमाम मुद्दों से जनता के जुड़ाव के मुद्दे कहीं गायब ही दिखे। हमारी आवाज में वक्त हो गया है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा हमारे मुल्क की सियासत का मुद्दा बना और कैसे इस मामले को भी वोट बैंक की सियासत से जोड़ दिया गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत, इस्तकबाल। आप देख रहे हैं हमारी आवाज। कई ऐसे मुद्दों पर भी 2017 में गहमा गहमी दिखी जिसका असर हमारे मुल्क के साथ साथ दुनिया के कई दूसरे देशों पर भी था। उन्हीं में से एक मुद्दा था रोहिंग्या मुसलमानों का। हालांकि टीवी पर इस मुद्दे को लेकर कई बार बहस हुई, लेकिन जो रोहिंग्या मुसलमान पहले भारत में रह रहे थे वो आज भी यहीं पर हैं। रोहिंग्या मामले पर महीनों तक चढ़ा पारा। म्यांमार के रखाइन में सेना ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ अभियान चलाया तो भारत में रहने वाले रोहिंग्या शरणार्थियों को देश से बाहर निकालने की आवाज़ें बुलंद होने लगी। कुछ लोग इंसानियत की दुहाई देकर रोहिंग्या के पक्ष में खड़े हो गए तो कई इस बात को लेकर अपनी मुखालफत दर्ज कराने लगे कि रोहिंग्या मुसलमानों का आतंकवादी बनने का खतरा है।
और ये मुद्दा देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सरकार ने भी इस बात को जोर देकर कहा, भारत में करीब 40,000 रोहिंग्या मुस्लिम रहते हैं, जिसमें से कई हजार लोगों को यूनाइटेड नेशंस की तरफ से रहने के लिए शरणार्थी वीज़ा मिला हुआ है, जबकि कई हजार के पास ऐसा नहीं है। इस मुद्दे पर न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई देशों में हल्ला मचा। हालांकि भारत में रहने वाले रोहिंग्या में से कोई भी सरकार की तरफ से निकाला नहीं गया। ये मुद्दा साल के दरमियान में तो खूब गरमाया, लेकिन आखिर होते होते खामोश हो गया और रोहिंग्या आज भी हिंदुस्तान में रह रहे हैं। We can't keep on accepting illegal migrants indefinitely. We must have a system in place. So what I have answered in the parliament is based on the positions of law which we have. So I would like to tell those organizations who are criticizing the government, people of India, please don't accuse India of intolerance. Don't accuse India of violation of the human rights. We value human rights. जब तस्लीमा नसरीन रह सकती है तो क्या रोहिंग्या नहीं रह सकता यहाँ पर? जब तस्लीमा आपकी बहन बन गई तो क्या रोहिंग्या आपका भाई नहीं बन सकता? मिस्टर मोदी, क्या ये इंसानियत है? जो सब चीज अपना लुट गए, जिनको मार दिया गया, आज आपकी हुकूमत उनको भेज देना चाहती है? नहीं मिस्टर मोदी, ये गलत है। हिंदुस्तान के वजीर आजम मिस्टर मोदी, आप सिक्योरिटी काउंसिल में हिंदुस्तान की परमानेंट मेंबरशिप चाहती हैं, तो क्या ये आपका मिजाज होगा एक सुपर पावर का कि जो रेफ्यूजी यहां पर अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स कमीशन की रसीद उनके पास है, क्या आप उनको उठाकर फेंक देंगे? नई हज पॉलिसी को लेकर खूब मचा हंगामा। साल 2017 मुसलमानों के मसलों को लेकर जब याद किया जाएगा तो नई हज पॉलिसी को लेकर मचे हंगामे का जिक्र भी होगा। नई हज पॉलिसी जब आई तो सरकार ने ये भी साफ कर दिया कि इस बार 45 साल से ज़्यादा उम्र की 4 मुस्लिम औरतें मिलकर बगैर महरम के हज के मुक़द्दस सफ़र पर जा सकेंगी। इस खबर के आम होते ही मुस्लिम समाज के एक तबके ने इसकी पुरजोर मुखालफत शुरू कर दी। हालांकि बाद में सरकार ने साफ किया कि मुसलमानों का जो फ़िरका इसकी इजाज़त दे वो ही जाए, इसी पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती या थोपा नहीं गया है। और इसका रिज़ल्ट ये सामने आया कि पहले ही साल देश भर से 1000 से ज़्यादा महिलाओं ने बग़ैर महरम के हज पर जाने के लिए दरख्वास्त दी है। नई हज पॉलिसी को लेकर ये भी कहा गया कि एम्बार्केशन पॉइंट को कम कर दिया जाएगा। बाद में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री को आगे आकर कहना पड़ा कि इस साल ऐसा नहीं होने जा रहा। रिकमेंडेशंस होंगी, उनको कब किस वक्त पे लागू करना है, उसका एक टाइम टेबल बनाएंगे और बनाने के बाद इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कई तरह के उसमें जैसे कि सब्सिडी खत्म करने की बात है। बेसिकली जो महरम और नामहरम का मामला है, इसमें मसलकी मामला भी है और सऊदी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी नामहरम को वहाँ पर अलाउ किया हुआ है, इसकी हमको इत्तला मिली। और उसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि बाकायदा हमारे जो ईरानी डेलीगेशन के अंदर बड़ी तादाद के अंदर वो नामहरम ख़वातीन भी आती हैं। फिर हमारे यहाँ जमात अहले हदीस के लोग बाग और शाफ़ाई लोग बाग भी है, इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं करते। तो हमारे यहाँ तमाम मसालिक के लोग बाग हैं। हमने बाकायदा उसके अंदर ये लिखा है कि जिसका मसलक की इजाज़त देता हो उस मसलब की नामहरम औरतें जो 45 साल से कम एज की ना हो, कम से कम 45 साल की हों और उससे ऊपर की हों, वो 4 नामहरम औरतों का ग्रुप बनाकर हज करने जा सकती हैं। मदरसों को लेकर वक्त वक्त पर होता रहा विवाद। कभी मदरसों के रजिस्ट्रेशन को लेकर, तो कभी यहाँ होने वाली पढ़ाई को लेकर, कभी मदरसों के बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर, तो कभी 15 अगस्त के दिन राष्ट्रगान और तिरंगा फहराने के मुद्दे पर। विवाद हर पहलू पर हुआ और टीवी पर बहस जमकर होती रही। यूपी के मदरसों से लेकर महाराष्ट्र के मदरसों तक बार बार खबरों की सुर्खियाँ बनती रही। हालांकि सच ये है कि इस बहस से कभी ना तो मदरसों की तकदीर बदली और ना ही बच्चों की तालीम में कोई बदलाव आया। हाँ, साल का आखिर आते आते ये खबर ज़रूर आ गई कि मदरसों के लिए मरकज़ी हुकूमत की तरफ से जारी होने वाला करोड़ों का फंड जारी नहीं हुआ। ऐसे में हज़ारों मदरसा टीचरों की तनख्वाह कई महीनों से नहीं मिली। कुल मिलाकर मदरसों के नाम पर हो हल्ला तो खूब मचा, लेकिन 2017 में भी मदरसों के मामले सिर्फ टेलीविज़न की डिबेट,
खींचकर खत्म हो गए। मुसलमानों के लिए बहुत बुरा रहा, क्योंकि ये जो मदरसों के लिए छोटे गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं उसके लिए मतलब वो कि ये मदरसे नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। मुसलमान बच्चे हैं जो गरीब बच्चे ही पढ़ रहे हैं, उस पर तालीम ले रहे हैं, उसका मुद्दा उठा दिया बिना वजह में। मदरसों में तालीम दुनियावी भी होती है, दीनी भी होती है, लेकिन मदरसों को दूसरी तरफ का टारगेट तो बनाया जा रहा है, लेकिन मदरसों में फैसिलिटीज़ को गवर्नमेंट नहीं दे रही है। ये सरकार जब से बनी है भाजपा की, ये एक समुदाय को, अल्पसंख्यक को अपमानित करना चाहते। उसे लगता है इनको जितना अपमानित करोगे उनका वोट बैंक मजबूत होगा। तो ये वोट बैंक की राजनीति है। इतिहास पढ़ना चाहिए। इन मदरसों ने देश की आज़ादी में एक बहुत बड़ा रोल निभाया। इतिहास बदलने की खबरों ने खींचा ध्यान। राजस्थान से खबर आई कि महाराणा प्रताप ने अकबर को हल्दी घाटी के युद्ध में हराया था। ये इतिहास की किताबों में अब पढ़ाया जाएगा। मुगल बादशाह अकबर से लेकर शाहजहां तक सब पर सवाल खड़े किए गए तो ताजमहल को तेजो महल बताने में भी कुछ लोगों ने देर नहीं लगाई। बहस जमकर इस बात पर भी होती रही कि टीपू सुल्तान देशभक्त था या नहीं। हालात यान पड़े कि इतिहास को बदलने की कुछ लोगों ने जमकर पैरवी की और मीडिया की सुर्खियां पाकर ये मुद्दे लगातार आगे बढ़ते गए। कश्मीर के हालात और ज्यादा खराब हुए। साल 2017 कश्मीर के लिहाज से बेहद खून खराबे वाले साल के तौर पर देखा जाएगा। एक तरफ सेना ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए आतंकियों को ठिकाने लगाती रही, तो वहीं आतंकी कभी अमरनाथ यात्रियों तो कभी सेना के जवानों को घात लगाकर शहीद करते रहे। पैलेट गन से लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह की कश्मीर यात्रा या फिर पत्थरबाजों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई, कोई ही दिन खाली गया होगा जब कश्मीर से नेशनल मीडिया में खबर न आई हो। साल 2017 में लगातार कश्मीर के मुद्दे पर राजनीति भी होती रही और सभी पार्टियां अपनी सहूलियत के लिहाज से इस पर अपनी राय हमेशा की तरह रखती नजर आई। धर्म परिवर्तन और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर कई बार बहस टीवी स्टूडियो में हुई, लेकिन कोई इनका रिजल्ट नहीं निकला और अक्सर इस तरह की डिबेट फिर से देखने को मिल जाती है। हालांकि इस सब के बीच जब भी बेरोजगारी या किसानों के मुद्दे पर बात होती तो फिर से कोई ऐसा मुद्दा आ जाता जो टीवी डिबेट का मौजू बन जाता और इसी तरह से पूरा साल बीत गया। हमारी आवाज में वक्त हो गया एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद 2017 के उस सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दे की बात करेंगे जिसने साल के आखिरी दिन तक भी टीवी को नहीं छोड़ा और ना ही समाज में इसको लेकर बहस खत्म हुई। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत, इस्तकबाल। आप देख रहे हैं हमारी आवाज। यूं तो हर हफ्ते मीडिया को अपनी बहस के लिए नए मुद्दे मिल ही जाते हैं, लेकिन 3 तलाक के मुद्दे ने पूरे साल टीवी और अखबारों को नहीं छोड़ा। यहां तक कि साल के आखिर में लोकसभा ने 3 तलाक के खात्मे पर अपनी मुहर लगा ही दी। एक साल 3 तलाक को तलाक तलाक तलाक। साल 2017 हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिहाज से जब भी देखा जाएगा तो एक साथ 3 तलाक को लेकर होने वाली गर्मा गर्म बहसों के लिए भी ये जाना जाएगा। लगातार साल भर से उठने वाली 3 तलाक को लेकर आवाज़ों का असर ये हुआ कि इस साल न सिर्फ इस मामले में कोर्ट में रोजाना सुनवाई होकर न सिर्फ इसे गैर कानूनी करार दिया गया, बल्कि संसद में कानून बनाने को लेकर भी आवाज़ जमकर गूंजी। हालांकि विरोध के सुर भी हमेशा की तरह बुलंद हुए, लेकिन सरकार ने इस पर मुहर लगाई तो लोकसभा में भी मुहर लग गई। इस तरह से 2017 3 तलाक के मुद्दे पर निर्णायक साल साबित हुआ। ये पूरा कानून न किसी पूजा का है, न प्रार्थना का है, न इबादत का है, न मजहब का है। ये कानून है नारी न्याय, नारी गरिमा और नारी सम्मान का। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने तलाक बिद्दत को गैर कानूनी कहा। अगर उसके बाद भी 3 तलाक चलता है, लोग महिलाएं सड़कों पे फेंक दी जाती हैं, उनके गुजारे का कोई इंतजाम नहीं होता है, तो क्या ये सदन खामोश रहेगी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पाप है। पाप के बावजूद अगर ये पाप किया जाएगा तो क्या ये सदन खामोश रहेगी? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब ये कानून है और अगर इस कानून के तहत किसी एक मुसलमान पे कानून लगेगा
और नॉन मुस्लिम में दूसरा कानून लगाया तो 3 साल इसको सजा, उसको 1 साल। क्या आर्बिट्री नहीं है? जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्बिट्री राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, तो ये गलत काम हुआ है। गुजरा वक्त वापस तो नहीं आता, लेकिन सबक जरूर सिखा जाता है। 2017 में भी तमाम मामले सामने आए और इन पर विवाद भी हुआ, लेकिन ये भी सच है कि आम लोगों के जहनों पर इसका असर होता है। लेकिन अवाम की जिंदगी बहुत ज्यादा इससे मुतासिर होती हो, ये भी जरूरी नहीं। उम्मीद करते हैं कि साल 2018 में मुद्दों पर सकारात्मक बात होगी, ना कि बेकार के मुद्दों पर माहौल खराब करने की कोशिश की जाएगी। तो अच्छी तरह से अपना कुरान पढ़े, नहीं तो बाइबल पढ़े, नहीं तो हमारा गुरु ग्रंथ पढ़े, नहीं तो भगवत गीता पढ़े, उनको समझ में आएगा। मगर जो आजकल देश में दुनिया में कुछ लोग मजहब के नाम पे जो चला रहे ना, वो मजहब के हित में नहीं है। वो लोग अपना पॉलिटिकल एजेंडा के अनुसार ये पद्धति अपनाया और लोगों को मारना। कहाँ, किसने बताया भाई ऐसा लोगों को मारना, असहाय निसहाय लोगों को मारना? ये कहा, किसने बताया? Who said it that you should kill all these people? By killing, what is it you are going to achieve? What is being achieved? If you encourage terror, you will become victim of terror tomorrow. This is what is happening. We are seeing in our neighborhood also. पूरी दुनिया के साथ साथ भारत के लोग भी नए साल के जश्न में डूबे हैं। नए साल को लेकर कई सपने होते हैं, कई ख्वाहिशें होती है। उम्मीद करेंगे कि ये सपने और ख्वाहिशें 2018 में पूरी होगी। इसके साथ साथ मीडिया भी ऐसे ही मुद्दों को बहस का मौजू बनाएगा। ये भी उम्मीद करेंगे जो समाज में एक सकारात्मक असर दिखाएगी। वक्त किसी के लिए नहीं थमता, लेकिन गुजरे वक्त से यादें जरूर जुड़ जाती हैं। 2017 बीत गया और मीडिया की नज़रों से देखा जाए तो कई अहम पहलुओं को ये साल समेट कर चला गया। अब मीडिया में बनी सुर्खियों का असर आपकी ज़िंदगी पर कितना होता है, ये आकलन आप खुद सबसे बेहतर कर सकते हैं। लेकिन यह सच है कि जब सकारात्मक मुद्दे गायब रहते हैं तो आवाम की आवाज़ कहीं खो सी जाती है। ऐसे में हम भी उम्मीद करेंगे कि साल 2018 में सकारात्मक मुद्दों पर ही बात होगी और ये साल देश और समाज को आगे ले जाने में अहम साबित होगा। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक। आदाब, नमस्कार।